जब बूढ़े बाप ने बताई अपनी कीमत, अखिलेश जी अपनी दुकान बंद ही कर रहे थे कि उनकी नज़र सर्दी में ठिठुरते उस व्यक्ति पर जा पड़ी जिसके पास न ओढ़ने को शॉल थी और न ही स्वेटर, और ठंड में ठिठुर रहा था। अखिलेश जी दूर उसे देखकर सोचने लग गए, कैसा आदमी है, इतनी ठंड में ऐसे ही घूम रहा है, मरना है क्या इसको। अखिलेश जी जैसे उसके पास गए, वह उसे देखकर चौंकते हुए बोले, अरे रमाकांत, तू यहाँ कैसे, और इतनी ठंड में तेरे पास उठने को कुछ भी नहीं है क्या? क्या हुआ मेरे भाई, तू रुक, यही मैं दुकान से तेरे लिए कंबल लेकर आता हूँ। बोलकर वो वापस दुकान गए और जल्दी से दुकान से कंबल लाकर रमाकांत जी को उठाया। रमाकांत जी का अब ठंड से ठिठुरना थोड़ा कम हुआ और वे अखिलेश जी को आशावादी नजरों से देख रोने लग गए। रमाकांत जी और अखिलेश जी बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में साथ में पले बढ़े थे, यहाँ तक कि दोनों का स्कूल भी एक ही था। दोनों लंगोटिया यार थे, मगर बड़े होते होते सभी एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, और बिछड़े भी ऐसे कि एक असरा हो चुका था दोनों को एक दूसरे से मिले। आज इतने सालों बाद एक दूसरे को मिलकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। अखिलेश जी की यहाँ वृंदावन में भगवान के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल और हार की दुकान थी। उनकी दुकान बहुत छोटी सी थी, जो बहुत आमदनी तो नहीं देती थी, मगर उनका समय व्यतीत करने में एकमात्र जरिया जरूर थी। उन्हें यहाँ वृंदावन में बसे एक अरसा बीत चुका था, मगर आज उन्हें अपने दोस्त रमाकांत जी को इस तरह यहाँ देख बहुत हैरानी हो रही थी। रमाकांत जी रोते हुए बोले, भाई क्या बताऊँ, मेरे साथ जो घटिया हुआ है, भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाए। अखिलेश जी बोले, भाई क्या हुआ है, खुलकर बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। रमाकांत जी बोले, मेरी बहू और उसके पिताजी ने 4 धाम यात्रा का प्लान बनाया। बेटे कल्पेश ने अपनी व्यवस्था के चलते यात्रा में आने से मना कर दिया, इसलिए मैंने भी बहू से यात्रा में जाने मना कर दिया था, मगर मेरी बहू राखी और उसके पिताजी ने मुझे यात्रा पर चलने के लिए बहुत आग्रह किया। बहू बोली, पिताजी आपकी 4 धाम यात्रा हो जाए, इसलिए तो मेरे पापा ने यह प्लान बनाया है, और आप ही मना कर रहे हैं। मेरे बेटे बहू का व्यवहार मेरे लिए ऐसा खट्टा ही रहा है, मगर बहू के पिताजी किशोर जी मुझसे हमेशा दोस्ताना व्यवहार करते थे, इसलिए मैं किशोर जी के आग्रह को ठुकरा ना सका और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। हम लोग जब काशी पहुँचे तब सब सही चल रहा था, मगर वहाँ वृंदावन में जब हम लोगों ने दर्शन हो चुके थे तो मुझे बहुत थकान लग रही थी। मैं अपने पैरों से चल पाने की हालत में नहीं था, जिस वजह से मैं बैठ गया। किशोर जी और मेरी बहू बोले, आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। फिर वो दोनों ऐसे गए कि वापस ही नहीं लौटे। मेरे सारे कपड़े, सारा सामान, शॉल, कंबल, पैसे, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। मैं अकेला बहुत देर तक उनकी राह देखता रहा, मगर मुझे मेरे बेटे का मोबाइल नंबर याद था, इसलिए मैंने एक राहगीर से फ़ोन मंगकर मेरे बेटे को फ़ोन किया और उससे सारी बात आप बेटी बताई। बेटा बोला, पापा आप वहीं रुकिए, मैं राखी और उसके पिताजी को फ़ोन कर अभी बताता हूँ, आप वहीं खड़े रहना। बेटे के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर मेरी जान में जान आई। वह राहगीर भी थोड़ी देर मेरे पास खड़ा रहा कि शायद उसके मोबाइल पर मेरे किसी परिचित का फ़ोन आए, मगर न किसी का फ़ोन आया और न ही कोई मुझे वापस लेवाने आया। मैं जान गया कि यह सब मेरे साथ जानबूझकर किया गया है, ताकि मैं बेबस होकर बस इसी वृंदावन की गलियों में घूमता रह जाऊं और मेरी बेटी बहू का मुझसे हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। यह सब सुनकर अखिलेश जी रो पड़े और बोले, तू फिक्र मत कर, मेरा घर यहीं पास में है, चल तू मेरे साथ घर। कहकर अखिलेश जी रमाकांत जी को अपने घर ले चलते हैं। जिद करने लगे। रमाकांत जी बोले, अखिलेश मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अखिलेश जी बोले, जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं भी यहीं से नहीं जाऊंगा। मगर रमाकांत जी किसी पर अपना भार नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वे अखिलेश जी के आग्रह को मान नहीं पा रहे थे। उतने में सामने से आती एक कार दिखी, जिसमें अखिलेश जी का बेटा करण उतर के बोला, पापा इतनी रात गए आप यहाँ अपने दोस्त के साथ मिलकर गप्पे मार रहे हैं
और हम लोग कब से घर में आपकी राह देख रहे हैं। कम से कम टाइम तो देख लिया कीजिए। वहाँ सुधा भी कब से भड़की हुई है। चलिए आइए मेरे साथ कार में बैठिए। करण इतना गुस्से में था कि अखिलेश जी चुपचाप उसके साथ जाकर उसकी कार में बैठ गए। रमाकांत जी अखिलेश जी की मन स्थिति समझ सकते थे। वे जान चुके थे कि उनकी दोस्त अखिलेश की हालत भी उनके जैसी ही है। अखिलेश जी जैसे ही घर पहुंचे, सुधा भड़क कर बोली, पापा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है लगता है आपका बुद्धि सटिया सी गई है। बेचारा करण ऑफिस से थका हारा घर आया और आकर भी उसे आपको ढूंढे निकलना पड़ा। और मैं भी ऑफिस से आकर थक गई हूँ, मगर आपको तो अपनी घुमक्करी से फुर्सत कहाँ है। बेटी बहू पे तरस खाइए ज़रा और परेशान करना बंद करिए। अखिलेश जी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में सोने चले गए। उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। वैसे भी सुधा तो कभी उन्हें खाना पूछती भी नहीं थी। रसोई में जो भी बचा खुचा होता अखिलेश जी उसी में से पेट भर लेते। उनकी पत्नी के चले जाने के बाद बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। जिंदगी जीना तो कब से छोड़ चुके थे। रात के 3 बज चुके थे। अखिलेश जी को रह रहकर अपने दोस्त का ख्याल आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बेटा बहू अपने कमरे में सो रहे थे। अखिलेश जी मौका पाकर घर से बाहर निकल गए और वहीं पहुंच गए जहां वे रमाकांत जी को छोड़कर आए थे। वहां जाकर देखा तो रमाकांत जी कुछ लकड़ियां और सूखे पट्टे से आग जलाकर वहां बैठे ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। रमाकांत जी ने जैसे अखिलेश को अपने पास आते देखा वो चौंक गए कि इतनी रात को अखिलेश वापस क्यों आ गया और अगर इसकी बहू बेटी को यह भनक लगी तो वे लोग अखिलेश को कितना कोसेंगे। अखिलेश जी बोले, रमाकांत माफ़ करना, उस समय मुझे तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर जाना पड़ा, मगर मैं क्या करता। रमाकांत जी बोले, भाई अखिलेश कोई बात नहीं, मगर तुम्हें इतनी रात वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था। अखिलेश जी बोले, बचपन का दोस्त है तू मेरा, तेरे लिए तो 2 गलियाँ और खा लूँगा मगर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों उस रात थोड़ी देर वहीं बैठे आग सेकते रहे। फिर अखिलेश जी ने अपनी दुकान खोली जिसे जाकर वे लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह जब करण और सुधा को अखिलेश जी घर में नहीं नजर आए तो उन्होंने लगा शायद अखिलेश जी बाहर टहलने गए होंगे। दोनों को ड्यूटी पर जाना था इसलिए वे दोनों घर की चाबी पड़ोसी को देकर ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद अखिलेश जी रमाकांत जी को अपने घर लाए और बोले, आज मैं तुझे अपने हाथों से बनी चाय और खाना खिलाऊंगा। वहाँ दूसरी ओर सुधा का आज ऑफिस में सर दुखने लग गया था जिस वजह से उसने करण को फ़ोन किया और हाफ डे लेने की बात कही। करण बोला, सुधा तुम घर पहुँचो, मैं भी घर आ जाता हूँ, आज मेरा भी ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुँच गए। जैसे ही घर में घुसे देखा अखिलेश जी रमाकांत जी और अपने लिए थाली लगा रहे हैं और उसमें खाना सर्व कर रहे हैं। अखिलेश जी ने सारा गरम गरम खाना अपने हाथों से बनाया था। यह देखते ही सुधा ने दोनों वृद्ध दोस्तों की थालियाँ छीनकर कहा, वाह पापा जी, हमारी पीठ पीछे अपने घर में यह ड्रामा लगा रखा है। हम दोनों पति पत्नी ऑफिस कमाते जाते हैं और आप घर में यहाँ मज़े कर रहे हैं। करण बोला, पापा मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो आप रास्ते से किसी भी भिखारी को यहाँ ले आए और हमारे घर में खाना खिलाए। अखिलेश जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह बोले, बचपन का दोस्त है या मेरा, भिखारी नहीं। करण भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ होगा आपके बचपन का दोस्त, हम क्या करें, इसको हमारे घर में तो कोई नहीं रख सकते ना। अखिलेश जी अपने दोस्त की ओर से बेइज्जती सहन नहीं कर पाए और बोले, चलो रमाकांत, यहाँ से अब मैं भी यहाँ कभी नहीं वापस आऊँगा। तब तक मेरी बेटी बहू मेरी भी बेइज्जती करते थे, मगर आज तुम्हारी बेइज्जती कर उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। करण और सुधा बोले, हाँ हाँ चले जाइए अपने इस भिखारी दोस्त के साथ, इसके तो घर बार के ठिकाने हैं नहीं, अब आपके भी नहीं होंगे।
अखिलेश जी भी ताव में आकर बोले, भले ही बाहर भीख मांग लूँगा मगर तुम्हारे घर वापस नहीं आऊँगा। आज तुम लोगों ने हमारे मुंह से निवाला छीना है, कल भगवान तुम्हारे मुंह से निवाला छीनेगा। करण बोला, बुढ़े कल की कल देखेंगे, तू आज की सोच। करण और सुधा ने आज बोलने की सारी हद पार कर दी थी। अखिलेश जी रमाकांत जी को लेकर घर से बाहर आ गए। अखिलेश जी और रमाकांत जी जैसे ही घर से बाहर आए, रमाकांत जी अखिलेश जी को समझाते हुए बोला, तू मेरी वजह से तेरा घर क्यों छोड़ रहा है? मैं तो बेसहारा हो गया हूँ, तू क्यों बेसहारा हो रहा है? अखिलेश जी बोले, पत्नी निर्मदा के जाने के बाद वैसे भी बेटी बहू कभी पानी का गिलास तक ना पूछा मुझे। रमाकांत, वो कहते हैं ना, जोड़े में से एक भी चला जाए तो बेचारा दूसरा इंसान जिंदा रहकर भी मुर्दा के समान जिंदगी काटता है। कुछ ऐसी हालत है मेरी, न कोई इज्जत करता है घर में मेरी और ना ही किसी को फिक्र है मेरी। कम से कम तेरे जैसा एक दोस्त तो है मेरे पास जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। रमाकांत जी भी अखिलेश जी का हाथ पकड़कर खुश हुए और दोनों दोस्त घर से निकल पड़े। अखिलेश जी के पास अपनी दुकान की चाबी थी, दोनों वहीं आ गए। बेचारों को अब तक खाना भी नसीब नहीं हुआ था क्योंकि बहू तो उसकी थाली तक छीन चुकी थी। अखिलेश जी भी जेब में दुकान से कमाई हुई आमदनी थी, दोनों ने उन्हीं पैसों से खाना खाया और रात को दुकान में ही सो गए। दूसरे दिन एक व्यक्ति दुकान पर आकर बोला, अभी दुकान मेरी है, आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर अखिलेश जी को झटका लगा। वो बोले, तुम्हारी दुकान? वो आदमी कौन? बोला, आपके बेटे ने रातों रात के दुकान मुझे बेच दी है, आप चाहे तो एग्रीमेंट के कागज देख सकते हैं। एग्रीमेंट के कागज देख भड़कते हुए अखिलेश जी करण से मिलने पहुँचे और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मेरी दुकान बेच दी जो एकमात्र मेरा कमाने का और रहने का जरिया थी। करण बोला, पापा, आप जिस अगर से यहाँ से गए थे वो अगर छीन ली मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरा घर मेरी दुकान धर्मशाला नहीं है। अब आप भी आपके दोस्त की तरह भिखारी हो गए हो। लो कटोरा और दोनों भीख मांगो। जिस दुकान का टसन दिखाकर आप घर से निकले थे, मैंने और सुधा ने सोचा क्यों ना आपसे आपका टसन छीन लिया जाए, फिर देखते हैं आप वापस यहाँ हाथ फैलाने कैसे नहीं आते हो। आज अखिलेश जी को अपने खून से नफरत हो गई थी। वे रोते हुए बोले, बेटा, अच्छा नतीजा दिया है तुमने मेरी परवरिश का। और वे घर से बाहर आ गए। जहाँ रमाकांत जी सब कुछ सुन चुके थे, दोनों ने मिलकर फैसला किया, दोनों कुछ नया काम ढूंढा करेंगे। वहीं वृंदावन मंदिर के पास भगवान के आभूषण, हार और फूल की बहुत बड़ी दुकान थी, जहाँ बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि दुकान में काम करने वाले आदमी की तलाश है। दोनों वहाँ काम मांगने गए तो दोनों को काम पर रख लिया गया। वो दुकान एक सेठ और सेठानी मिलकर चलाते थे। अखिलेश जी और रमाकांत जी ने जब बताया कि उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो सेठ सेठानी ने उन्हें रात अपनी दुकान में सोने की इजाज़त दे दी। सेठ सेठानी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। अखिलेश जी और रमाकांत जी दुकान में खूब मेहनत करने लगे। सेठ सेठानी अच्छे होने के साथ साथ इतने दयालु थे कि हर शनिवार वहाँ मंदिर के पास बैठे भिखारियों को भी खाना भी खिलवाते। इतने अच्छे होने के बावजूद उनके पास एक विद्या बना यह थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। रमाकांत जी और अखिलेश जी की मेहनत के कारण उनकी दुकान अब और अच्छी चल रही थी, क्योंकि ग्राहकों की भीड़ को संभालना दोनों दोस्तों को बखूबी आता था। सेठ रानी को अब दोनों विद्य दोस्तों पे विश्वास हो गया था। एक दिन सेठ उनकी खुश होकर बोले, तुम दोनों के आने के बाद मेरी बहुत तरक्की हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा पगार बढ़ा देता हूँ और एक वादा चाहता हूँ कि भविष्य में कभी भी मेरी पत्नी अगर इस शहर में नहीं है तभी तुम दोनों यह दुकान इसी तरह ईमानदारी से चलाओगे और हर शनिवार मंदिर के बाहर बैठे लोगों को खाना जरूर खिलाओगे। अखिलेश जी और रमाकांत जी बोले, आपने हम पर इतना विश्वास किया है, इन बेसहारा को सहारा दिया है, हम आपसे वादा करते हैं। सेठ ने आज उनकी सारी व्यवस्था पूछी तो दोनों
वे दोनों अपनी अपनी सारी बात बीती बताई। सेठ को दोनों पर बहुत तरस आया और बोले, अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो भगवान का शुक्र मनाता हूँ, उन्होंने हमें बे औलाद रखा। सेठ ने घर जाकर सेठानी को सारी बात बताई तो सेठानी को भी दोनों वृद्धि पर तरस आया और वे बोली, वे दोनों बूढ़े जब पहली बार काम मांगने आए थे तभी उनके चेहरे पर एक अलग सी पीड़ा थी। निराशा उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। सच ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना, हम बे औलाद ही अच्छे हैं। सेठ सेठानी बहुत समय से कहीं गए नहीं थे, उन्हें अब कभी दुकान से फुर्सत ही नहीं मिली थी और अब दोनों बूढ़ों पर सेठ सेठानी को बहुत विश्वास हो गया था। इसलिए दोनों ने विदेश यात्रा घूमने का प्लान बनाया। अखिलेश जी और रमाकांत जी के भरोसे दुकान छोड़ दोनों सेठ सेठानी विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े, मगर रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हुआ और दोनों वहीं भगवान को प्यारे हो गए। यहाँ अखिलेश जी और रमाकांत जी मन लगाकर दुकान संभाल रहे थे और हर शनिवार बेसहारा लोगों को खाना भी खिला रहे थे। दोनों की बहुत समय से सेठ सेठानी से कोई बात नहीं हुई थी। वे सोच रहे थे विदेश से फ़ोन करना असंभव होगा, तभी तो दोनों ने एक फ़ोन भी नहीं किया और जब भी यहाँ से यह लोग फ़ोन करते तो सेठ सेठानी के नंबर बंद बताते। सेठ सेठानी को गए 1 महीना हो चुका था मगर वे लोग अब तक क्यों लौटे नहीं। ये सोचकर दोनों दोस्त पुलिस स्टेशन गए और सारी बात बताई। पुलिस ने पता करके बताया कि उनका प्लेन तो कब का क्रैश हो चुका है, वे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों दोस्त यह सुनकर बहुत रोए, मगर सेठ से किया वादा भी तो पूरा करना था, इसलिए दोनों ने वह दुकान ईमानदारी पूर्वक चलाना नहीं छोड़ा। एक शनिवार जब वे लोग मंदिर के बाहर बैठे लोगों को खाना खिला रहे थे तो अखिलेश जी ने अपने बेटी बहू को उस लाइन में बैठे देखा। अखिलेश जी उन्हें देख उनकी थाली में खाना डाले बिना वहां से निकल गए, मगर पीछे से रमाकांत जी आए और उनकी थाली में खाना डाला। करण और सुधा उनके सामने रोते हुए बोले, हम लोगों ने आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इसलिए ही शायद भगवान ने हमारा यह हाल कर दिया है, हमें माफ़ कर दीजिए अंकल। रमाकांत जी बोले, मैं तो माफ़ भी कर दूं, मगर तुमने भगवान जिसे तुम्हारे पिता का इतना दिल दुखाया है, जिसे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। लो खाना खा लो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। करण और सुधा हाथ जोड़े एकटक उनको देखने लगे। आज उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने अपने पाप और उनके दोस्त के खाने की थाली तक छीन ली थी और आज वही विध इन्हें खाना परोस रहा था। रमाकांत जी आगे आकर अखिलेश जी से बोले, माफ़ कर दे उन्हें, आखिर बच्चे ही तो हैं। अखिलेश जी बोले, तू माफ़ कर सकता है कभी तेरे बच्चों को जिन्होंने तुझे यहाँ ठंड में मरने को छोड़ दिया था। इस बात पर रमाकांत जी चुप हो गए। रमाकांत जी को जवाब मिल चुका था। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक फटेहाल कपड़ों में एक औरत दिखाई दी जो कि दिख तो उनकी बहू जैसी रही थी, मगर उनकी हरकतें कुछ पागल जैसी थी। वो उसके पास गए तो उनकी बहू ने उन्हें पहचाना भी नहीं। थोड़ी देर बाद पीछे से बहू के पापा किशोर जी और बेटा कल्पेश देखे और दोनों रमाकांत जी को अचानक सामने देख चौंक गए। कल्पेश अपने पापा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पापा, हमें अपनी कटने की सज़ा मिल गई है। हमने आपको वहाँ अकेला छोड़ दिया था, शायद इसलिए आज हमारा यह हाल है। राखी का मानसिक संतुलन खो बैठा है पापा, इसलिए हम वापस यहाँ इसे दर्शन कराने और आपको ढूंढने के लिए आए हैं। पापा चलिए हमारे साथ, भगवान शायद हमारे पापों की थोड़ी सज़ा कम कर दे। रमाकांत जी बोले, नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। भगवान एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ में कुछ अच्छा ज़रूर देता है। मुझे भगवान ने यहाँ बहुत कुछ दिया है। उतने में अखिलेश जी भी वहाँ पहुँच गए। अखिलेश जी को देखकर रमाकांत जी बोले, तुम लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर भगवान ने मेरे लिए यह फरिश्ता भेज दिया था। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस अपनी दुकान संभालने चले गए। दोनों की बचपन की दोस्ती आज लोगों के लिए वो मिसाल बन गई थी। दोस्तों, कायनात गवाह है, माँ बाप का बुरा करके आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया है। इसलिए तो कहते हैं माता पिता के आशीर्वाद से बरकत होती है।
हो सके तो कभी माता पिता का दिल ना दुखाए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।